जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने पीजीपी के लेक्चर को और समझते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने या लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। साइंटिफिक रिसर्च वाला पूरा सेक्शन कवर किया था, स्पेशल अलाउंस वाला सेक्शन 35 ए डी कवर किया था, है ना। ऐसे ही अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 35 ए बी ए, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है, जो मोबाइल कंपनी जो होती है, इनको एक स्पेक्ट्रम परचेज या एक तरीके से लाइसेंस परचेज करनी होती है गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट से ये लाइसेंस परचेज करते हैं तो बहुत ही बड़ा हैवी अमाउंट इनको पे ऑफ करना होता है गवर्नमेंट को ना। तो उस खर्चे की भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, उसके लिए ये सेक्शन है। तो वो आपको उस पीरियड, जितने पीरियड के लिए वो लाइसेंस आपको मिला है, अगर लाइसेंस 5 साल के लिए मिला है तो 5 साल में इक्वली डिवाइड कर देंगे, 10 साल के लिए मिला है तो 10 साल में इक्वली डिवाइड कर देंगे। और आपको स्पेक्ट्रम पे या लाइसेंस का जो एक्सपेंस है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। पढ़ लेते हैं। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड एक्चुअली पेड बाय नेसेसिटी फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू यूज। राइट टू यूज क्या है? लाइसेंस। Spectrum for telecommunication services by paying spectrum fee shall be allowed a deduction in equal installment over the period for which the right to use spectrum remains in force। मतलब ओवर द पीरियड वो यूज, जितने साल के लिए आपको 5 साल 10 साल के लिए, उसने में डिवाइड कर दो, डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन विल बी अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड और द ईयर इन विच द स्पेक्ट्रम फी इज एक्चुअली पेड, वट एवर इज लेटर एंड एंडिंग विद द ईयर इन विच स्पेक्ट्रम कम्स टू एंड। जिस टाइम में स्पेक्ट्रम ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, या फिर जो वो ईयर जिस ईयर में एंड हो रहा है उसका जो लास्ट डेट होगा या जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उतने में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ, अगर 1 करोड़ का खर्चा दिया है और 10 साल का है तो आपको 10-10 लाख की डिडक्शन मिलती रहेगी एक साल में। नाउ नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनीज ओपन करने के लिए, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो कंपनी बनाते टाइम जो खर्चा होता है उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे, कंपनी बन जाती है, तो बनने के बाद 1/5 करके ना, 1/5 मतलब 1 साल में 5वां हिस्सा, 5 साल में आपको वो खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे 50 लाख आपने खर्चा किया तो डिवाइड कर दो 5 से, तो 10-10 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। डिडक्शन इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंडियन कंपनी और रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। ए फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज रेजिडेंट इन इंडिया कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन। मीन्स मतलब ये कि फॉरेन कंपनी चाहे वो इंडिया की रेजिडेंट है, वो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकती। तो कौन क्लेम कर सकती है सर? ये खर्चे, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनी बनाने में, उसके डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है? कंपनी या फिर रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती। टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन से खर्चे होते हैं सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में? एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू होने से पहले जो आपने खर्चा कर लिया सेटिंग अप ऑफ अंडरटेकिंग और बिजनेस सेटअप तैयार करने में, वो वाले खर्चे। एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट। मतलब कमेंसमेंट के बाद आपने खर्चा किया, लेकिन एक नया यूनिट सेटअप के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 1/5 करके, 5 सालों में डिडक्शन आपको दे देंगे। अब ये देख लेते हैं सर, उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ठीक है, नया सेटअप के लिए कर रहे हैं, या फिर ओल्ड सेटअप है लेकिन नया कुछ और एडिशन कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो कौन कौन से खर्चे कवर्ड होंगे, कौन कौन से खर्चे अलाउड हो जाएंगे नए सेटअप करने के लिए, जो एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो देख लेते हैं। द वर्क शुड बी कैरीड ऑन बाय द एसएससी इटसेल्फ और बाय अ कंसर्न अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। मतलब जो वर्कड है, या तो एसएससी खुद करे या फिर बोर्ड ने जो अप्रूव किया है उस पर जो काम किया गया है, बोर्ड ने अप्रूव किया किसी एजेंसी को, उसने काम किया, उसको अपने पैसा दिया है। जैसे आपके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट सर्वे तैयार, भाई आप जो प्रोडक्ट लाने जा रहे हो मार्केट में उसकी ज़रूरत है या नहीं, रिपोर्ट सबमिट करना। तो उसके लिए आप किसी न किसी एजेंसी को हायर करोगे, मेरे लिए भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, मार्केट सर्वे ला के दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करो कि इसमें मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है इस बिज़नेस में। तो उसके लिए वो पैसा लेगा, और आप जो पैसा दोगे वही वो कहलाएगा ना एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ऐसा थोड़ी ना कोई भी बिजनेस हो जाता है, बिजनेस के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। नाउ सेकंड, द वर्क कैन बी कैरीड ऑन बाय द असेसी इटसेल्फ और बाय अ कंसर्न। या कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे लीगल चार्जेज है,
कोई कंप्लायंस फ़ीस हो गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी खोलने के लिए कितने सारे खर्चे करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, डिवेंचर इशू के खर्चे हो गए, शेयर्स इशू के खर्चे हो गए, या फिर कोई भी खर्चा। तो ये सब या तो आप एसएससी खुद कर सकते हैं या फिर किसी और को असाइन कर सकता है टास्क कि भैया मेरे बदले आप करके दो, मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये सब खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में फॉल करते हैं। तो सर क्या सारा का सारा खर्चा 5 सालों में डिवाइड करके डिडक्शन ले लेंगे? नहीं, इसकी एक लिमिट दे दी गई है। इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट एसएससी, कॉर्पोरेट एसएससी मतलब कोई कंपनी है तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज मोर। मतलब अगर 100 करोड़ का कैपिटल है और उसका 5% निकाल दो तो 5 करोड़ हो जाएगा, तो 5 करोड़ का खर्चा अलाउड हो जाएगा। या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसका 5% निकाल लो, 200 करोड़ का 5% कितना आ जाएगा? 10 करोड़ आ जाएगा। तो विच एवरेज मोर, 10 करोड़ या फिर 5 करोड़। 10 करोड़ ज़्यादा है तो 10 करोड़ की डिडक्शन ले लो, डिवाइड बाई 5 कर दो, 10 करोड़ को 5 से डिवाइड कर दो, 2 करोड़ की डिडक्शन आप ले लेना। ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, अगर कॉर्पोरेट एसएससी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया का, या फिर नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट पर्सन है, तो फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सिर्फ कॉस्ट का देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है उसका 5% निकालो, उतने की डिडक्शन ले लेना 5 सालों में। नाउ इफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D, द सेम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द एन। अगर आपको उस खर्चे की डिडक्शन 35D में मिल रही है तो इसकी खर्चे की डिडक्शन कहीं और नहीं मिलेगी, डबल बेनिफिट नहीं करेंगे, नहीं देंगे आपको। मतलब टैक्स का ऑब्जेक्टिव है, ना ही डबल टैक्सेशन करेंगे, ना ही डबल टैक्सेशन बेनिफिट लेने देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ अमलगमेशन और डिमर्जर। अमलगमेशन होती है, दो कंपनियां मिल जाती हैं, या फिर जो बनी जो है कंपनी उसमें से दो अलग हो जाती हैं, डिमर्जर हो जाती हैं। तो ऐसे में जो खर्चा होता है उसकी भी 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन ले लेना। अमलगमेशन पे 100 करोड़ का खर्चा हो गया, 5 साल में निकालो, 2/20 करोड़ की डिडक्शन ले लेना। डिमर्जर पे 100 करोड़ का हो गया, 5 से डिवाइड करो, 20 करोड़ की डिडक्शन ले लेना। लेकिन डिडक्शन कौन सी लेगी कंपनी? जो अमलगमेट होकर नई कंपनी बनी है, डिमर्जर होकर नई कंपनी बनी है। नाउ अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक स्कीम आया था पहले कि भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे आपने खर्चा कर दिया कि भाई पुराने बूढ़े लोग हैं, बूढ़े एम्प्लॉय हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो एम्प्लॉय ज़्यादा हो चुके हैं, हम उनको पहले ही बोल रहे हैं आप पहले ही रिटायर हो जाइए। बैंकों में ज़्यादातर ऐसा केसेस हुए हैं कि बैंक में पहले पुराने लोगों को जो पुराने तरीके से काम कर रहे थे उनको पहले रिटायर कर दिया, भैया आप नए यंग यूथ की ज़रूरत है, उनको हायर किया, और जो पहले रिटायरमेंट पे जो खर्चा हुआ उसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, तो 5 साल में ले सकते हैं। अब हम आ गए अपने अदर डिडक्शन की तरफ। अदर डिडक्शन सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 देख रहे हैं, जो अदर डिडक्शन है, कुछ ऐसे डिडक्शन जो पहले कवर्ड नहीं हुए वो देख लेते हैं। प्रीमियम मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रीमियम आपने नाम सुना होगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसे प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो खर्चा मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय एम्प्लॉयर बाय एनी मोड अदर देन कैश इज डिडक्टेड। मतलब कैश के अलावा अगर कोई तरीका अपनाया पे करने का तो डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ सेकेंड, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज। बोनस दिया है, कमीशन दिया है एम्प्लॉयज को, तो डिडक्शन मिल जाएगा। बोनस और कमीशन पेड टू एन एम्प्लॉय इज अलाउेबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस है। अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन शुड नॉट अदरवाइज हैव बीन पेबल टू देम एज ए प्रॉफिट और डिविडेंड। मतलब जो आपको बोनस और एम्प्लॉय को दे रहे हो वो प्रॉफिट या डिविडेंड के तरीके से नहीं दे रहे, वो एक्चुअल उनका बोनस है, कमीशन दे रहे हो। नाउ बी, डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि बस बुक में एंट्री कर दी भाई बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, मतलब एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए, बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक होनी चाहिए एंट्री। आपने एक्चुअल में पे किया है तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए ये सेक्शन। कई बार कंपनियां क्या करती है भाई एक्चुअल में दे ही नहीं रही है, बस अपनी बुक में एंट्री कर दी एक्सपेंस बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, तो बोनस तो डेबिट हो गया, खर्चा डेबिट कर दिया, P&L में चला गया, वो अपना प्रॉफिट तो कम कर लिया आपने, बट एम्प्लॉय तो खाली हाथ है, उसको तो कुछ मिला नहीं। तो एम्प्लॉय के फेवर में ये आया है कि सेक्शन में ये बात लिखी गई है कि पेमेंट किया है ना तुमने बोनस का, कमीशन का पेमेंट किया है ना अपने एम्प्लॉय को, तो डिडक्शन ले लेना, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि भाई बोनस का इन्होंने इतनी की पेमेंट की है, अगर आप वहाँ देखोगे पेमेंट डन, पेमेंट किया है, पेड वर्ड आ रहा है ना, तो आप डिडक्शन ले लेना। लेकिन अगर बोनस का प्रोविजन बनाया है, बस बोनस की बस कंप्यूटेशन हुई है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये भी है कि जो
Bonus or commission allowed as deduction only where payment is made during the previous year on or before the due date of furnishing of return अंडर सेक्शन 139। मतलब 139 में जो एक रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उससे पहले पहले पेमेंट हो जानी चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इज अलाउ एज ए डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। आपने कैपिटल लिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का खर्चा मिल जाएगा डिडक्शन। दस ऐसी मस्ट हैव बोरोड मनी, उसके लिए आपको पैसा कर्ज पे लेना पड़ेगा, कर्जे पे लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉट, भाई अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है, उस पर कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इफ देर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिफंड द कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन सच कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल। या फिर आपको कोई ऐसा कैपिटल मिल गया है, पूंजी मिल गई जिसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो उस पर फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर थर्ड, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर। इंटरेस्ट किसको पे किया जा रहा है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को, इज डिडक्टेबल, खर्चा मिल जाएगा आपको सेक्शन 40B में, बट कितना मिलेगा? 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप अपने पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनर को 20% इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल का, तो 8% डिसअलाउ हो जाएगा, सिर्फ 12% की डिडक्शन मिलेगी। हाउएवर इंटरेस्ट पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू इट्स मेंबर इज नॉट डिडक्टेबल। अगर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर अपने मेंबर को देती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी आपने मनी बोरो किया है उसका यूज कहाँ होना चाहिए? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही होना चाहिए। अब देखो, इफ कैपिटल इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए बिजनेस asset, it is not necessary that the assessee must have used that business asset for doing business in the relevant accounting year। मतलब आपने असेट खरीदा है बिजनेस के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी अकाउंटिंग ईयर में आपने उसका यूज किया। मतलब आपने एसेट खरीदा ना, बिजनेस यूज के लिए खरीदा ना, तो डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब बोरोड कैपिटल माना जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन अलाउेबल डिडक्शन। आपको डिविडेंड की पेमेंट करनी थी, आपने बोरो कर लिया, मनी बोरो कर लिया, उसके बदले आप इंटरेस्ट की डिडक्शन पेमेंट कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो टू पे इनकम टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए अगर मनी बोरो किया है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर मनी बोरो किया है, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। उस पर जो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट फॉर लेट फी, लेट पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नॉट अलाउड डिडक्शन। अगर लेट पेमेंट कर रहे हो, नॉट पेमेंट, एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उसकी डिडक्शन की वजह से आपसे कोई चार्जेस अगर लिए जा रहा है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देर इज़ नो बोरोइंग ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि ये सब बिजनेस पर्पस के लिए है ही नहीं बोरो किया हुआ। बोरो करना है आपको कैपिटल, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। सिमिलरली वेयर इंटरेस्ट इज पेड फॉर द मीटिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर देन सच इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अगर इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर्स की टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो ऐसे इंटरेस्ट की भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नाउ आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज पेड और पेबल ऑन सच बोरोइंग। अब इंटरेस्ट तो हमने देख लिया, इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये सारी कंडीशन पूरी होगी। नाउ फोर्थ, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, आपने बॉन्ड इशू कर दिया किसी को और आपने किसी से पैसे ले लिए, ठीक है, और पैसे के बदले डिस्काउंट पे, मतलब आप उस बंदे को ज़्यादा पैसा देने जा रहे हो, खर्चा आपका होगा। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपको पैसे तो कम मिले हैं, डिस्काउंट पे पैसा मिला है, लेकिन आपको लौटाने पूरे हैं। मतलब 80 मिला है लेकिन आपको देना 100 है, तो जो ये 20 रुपये का नुकसान है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जितने लाइफ के लिए बॉन्ड है, अगर बॉन्ड 5 सालों के लिए, तो इस 20 को 5 से डिवाइड कर दो, हर साल आप 4 की डिडक्शन ले लेना, ठीक है ना। कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताना। नाउ फिफ्थ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अगर एम्प्लॉयर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉई के, या फिर सुपर एनुएशन फंड के लिए, तो फिर डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड इज अलाउएबल डिडक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिट लेड डाउन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविडेंट फंड और अप्रूविंग सुपर एनुअल फंड। मतलब एक लिमिट में ही मिलेगा जितना उस में लिमिट डिफाइन है। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एम्प्लॉयज एनपीएस टू द एक्सटेंट ऑफ 10%।
सैलरी का 10% ही होना चाहिए। शैल बी अलाउड डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड पीजीपी। मतलब ये कि अगर कंपनी आपसे पीएफ का पैसा काट रही है और उतना ही पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर को भी कंपनी को भी पैसे जमा करने होते हैं, तो कंपनी ने जो एम्प्लॉयर का अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उसकी डिडक्शन ले लेगी पीजीपी हेड में, और आपके तो सैलरी से कट गई है ना। नाउ 7 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अगर ग्रेचुटी फंड बनाया है कोई और उसमें से कि 5 साल के बाद ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है एक एम्प्लॉय, उसको फिर कभी वो 5 साल बाद जाएगा तो उसको पे करना होगा। उसके लिए अगर आपने कोई ग्रेचुटी फंड बना रखा है तो उसमें अगर आपने कोई पैसा दिया है तो डिडक्शन मिल जाएगी। बट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B, ये 43B सेक्शन पढ़ेंगे। 43B सेक्शन कहता है भैया इसकी एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। नाउ 8 एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम। मतलब अपने स्टाफ के अच्छे के लिए, उनके खाने पीने के लिए छोटी मोटी कोई खर्च कर दिए, या उनके मतलब ये कि स्टाफ को अच्छा फील कराने के लिए, सॉरी वो जो खाने पीने का थोड़ा सा अलग हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक नॉर्मल एक्सपेंस हो जाता है, अकाउंटिंग टर्म्स में चला गया था। अगर टैक्स की बात करें तो जो भी स्टाफ के अच्छे के लिए, जैसे कि पीएफ है, ईएसआई है, ग्रेचुटी हो गए, इन सब के लिए जो ड्यू डेट होती है ना, इसे पीएफ एक्ट में ड्यू डेट है कि भाई 15 से पहले पेमेंट हो जानी चाहिए, नेक्स्ट मंथ के 15 से पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। तो अगर 15 तक पेमेंट हो गई है तो डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये 15 तारीख तक पीएफ ईएसआई की पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो वहाँ तो आपको पेनल्टी देनी है, बल्कि यहाँ पे खर्चा भी आपको डिडक्शन के लिए नहीं मिलेगा। नाउ 9 राइट ऑफ अलाउंसेज ऑफ एनिमल। अगर एनिमल है, लाइफ स्टॉक है, अगर उसकी डेथ हो गई, अब वो यूजलेस हो गया, तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। जैसे बर्ड्स, चिकन्स, ये जो घोड़े और होते हैं, ये सब बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको लाइफ स्टॉक बोल सकते हो। चिकन है, लाइफ स्टॉक है, तो आप इसको, अगर ये सब यूज में नहीं है तो आप उसको एज ए डेड अगर मर गए या फिर उनका आप राइट ऑफ कर सकते हो, डिडक्शन उसकी क्लेम कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है बैड डेट का, कि बैड डेट का कैसे डिडक्शन लेंगे। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने पीजीपीपी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने की। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।